आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल स्वयं पर संचालित 15 सप्ताह का एक बहुत ही बहुमूल्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय, जिसके अंतर्गत डिजिटल साक्षरता मिशन को रखते हुए प्रत्येक बुधवार को हम तमाम विषयों पर तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। और इसी के समानांतर प्रत्येक महीने 2 अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के मार्गदर्शन में उनके व्याख्यान से हम लोग लगातार विगत करीब 1.5 साल से हम संचालित कर रहे हैं, वह भी निःशुल्क। तो आप सभी जानते हैं, जिनमें से एक श्रृंखला भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय शब्द यात्रा पर प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम लोग संचालित कर रहे हैं, और दूसरी हमारी जो व्याख्यान श्रृंखला है प्रत्येक पूर्णवासी के दिन शाम को 6 बजे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा पर हम लोग लगातार आयोजित कर रहे हैं। चूंकि पूर्णवासी कल ही था और कल हमारी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला थी, जिसकी सूचना पहले से जारी कर दी गई थी, इसलिए आचार्य जी से आग्रह करके ये जो कल का व्याख्यान है वो आज हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और आज का जो विषय है भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा भाग 3, इसके 2 भाग हो चुके हैं, जिसपे आचार्य जी अपना व्याख्यान दे चुके हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी हमसे जुड़ चुके हैं, सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आचार्य जी वर्तमान समय पर आगरा में है, जैसा कि सर ने अभी अवगत कराया। इसी क्रम में जिनके लगातार मार्गदर्शन प्रेरणा से हम यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो ज्ञान अनुष्ठान के रूप में आप सभी के लिए निःशुल्क घर बैठे हम लोग पहुंचा रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी, सर का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की संचालिका सुश्री रूपा कुमारी जी वाराणसी से जुड़ी हुई है, महोदय आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ साथ भारत के विभिन्न प्रांतों के अलावा विश्व के जो भी सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं आज के इस महत्वपूर्ण पटल पर, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बिना समय व्यतीत किए मैं रूपा जी से आग्रह करता हूं कि आगे की संचालन आप करें। हार्दिक स्वागत है रूपा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज्ञान का दीप जले मन का तिमिर दूर हो, ज्ञान का दीप जले मन का तिमिर दूर हो, माँ वाग देवी की कृपा से आज का यह सत्र नूर हो। शुभ संध्या। विद्या और वाणी की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज के इस आभासी मंच पर ज्ञान के इस महाकुंभ में उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष व संयोजक डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, सह संयोजक श्री उमेश कुमार प्रजापति जी, एवं देश विदेश से जुड़े तमाम विद्वज्जन, प्राध्यापक गण, शोधार्थी और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज दिनांक 30 जुलाई 2026 को हम इस गौरवशाली यात्रा की 14वीं श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। आज की इस श्रृंखला का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा भाग 3। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारे आज के मुख्य वक्ता मूर्धन्य विद्वान आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी ने इस विषय के भाग 1 और भाग 2 पर अपना अत्यंत सारगर्भित और पांडित्यपूर्ण वक्तव्य दे चुके हैं। भाग 3 में आचार्य जी अपने वृहद अनुभवों के माध्यम से इसी विषय को और अधिक विस्तार व गहराई प्रदान करेंगे। अब समय है आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने का। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी, आप अध्यक्ष विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज होने के साथ साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष रहे हैं। मार्च 2010 से जून 2015 तक आपने साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद में पूर्व निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, कोश विज्ञान और मध्यकालीन काव्य में आपका योगदान अतुलनीय है। अब मैं श्रोताओं और ज्ञान की इस अविरल धारा के बीच अधिक समय न लेते हुए
आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय त्रिभुवननाथ शुक्ल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, आपके लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जी। जिनके ज्ञान की गहराई से मिलता नित नया विचार है, जिनके ज्ञान की गहराई से मिलता नित नया विचार है, उनके अनमोल शब्दों में ही भाषा का सच्चा सार है। उनके अनमोल शब्दों में ही भाषा का सच्चा सार है। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय आचार्य जी से निवेदन है कि वे पटल पर आए और निपात की अवधारणा के तीसरे चरण पर अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय आचार्य जी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यशोरसी प्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगत शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् श्रीशंकरः पातु माम् रत्नाकराधौतपदाम् हिमालये किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम् वंदे भारत मातरम। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, इनके अथक प्रयास से और मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम निरंतर गतिमान है और इसके संयोजक भाई उमेश कुमार प्रजापति जी, जो एक भाषाविद, अनुवादविद, भाषा प्रौद्योगिकी के गहन अध्येता हैं, विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ अलग उपनाम से वे काव्य के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं। ऐसे भाई उमेश कुमार प्रजापति जी और आज के इस कार्यक्रम के का संचालन कर रही रूपा जी, इस पटल पर उपस्थित सभी बंधु भगनी, निपात पर यह तीसरा चरण है। जब मैंने बात प्रारंभ की थी तो मुझे स्वयं नहीं अनुभव हो पा रहा था कि यह विषय इतना विस्तृत है, मगर लगातार अध्ययन और परंपरा से प्राप्त ग्रंथों को देखते हुए जब इस पर दृष्टि डाली गई तो अनेक नए नए संदर्भ, नए नए सूत्र, नए नए स्रोत मिलते गए और आश्चर्य की बात है कि ये सारे संदर्भ, सारे स्रोत हमारे वैदिक वाङ्मय के ही, और ये ही स्रोत वैदिक वाङ्मय से निरंतर गतिमान होते हुए लौकिक संस्कृत और भारतीय भाषाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए भाषा चिंतन की गहराई को नया स्वरूप दे रहे हैं। इस पर चर्चा करते करते हम इसके कर्मोपसंहार्थक निपात तक पहुंच चुके थे। कर्मों संग्रहार्थक निपात वे होते हैं जो किसी दूसरे अर्थ में
संग्रह करते हैं, जिसके अंतर्गत च, वा, आ, अह, किल, ही, ननु, खलु, सश्वतम, नूनम आदि निपातों की गणना की गई। इनके पृथक पृथक अर्थों का विवरण विभिन्न मंत्रों में, विभिन्न ऋचाओं में हमें मिलता है। वे सारे संदर्भ आज आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। कर्मोपसंहार्थक निपात सामासिक पदों के मध्य में उनके अर्थों अथवा धातुओं में निहित विभिन्न अर्थों की निश्चितता निर्धारित करते हैं। संदर्भ आता है कि अथ यस्या गमर्थ पृथकत्वमः विज्ञेते न तौ देशिकमिव विग्रहेण पृथकत्वात्स कर्मोपसंग्रह। ये कर्मोपसंगार्थक निपात दो अथवा दो से अधिक समस्त पदों के मध्य उपस्थित होकर अर्थों अथवा धातुओं से भिन्नता को निश्चित रूप से व्याख्यायित करते हैं। अब हम कुछ ऐसे निपातों की चर्चा करेंगे जैसे च है। च दो संयोज्य पदों के पश्चात च का प्रयोग होता है, अथवा एक के साथ भी यह प्रयोग प्राप्त होता है, जैसे चेति समुच्चयार्थ उभाभ्याम संप्रयुज्यते। यह वैदिक मंत्रों में प्रथम अथवा द्वितीय किसी भी एक पद के साथ प्रयोग में हमें प्राप्त होता है, किंतु लौकिक भाषा में यह द्वितीय पद के पश्चात ही प्राप्त होता है। यथा अहम च त्वं च वृत्त हंसम युज्याव सन्निभ्य आ। ऋग्वेद 8:62-11। और इसके बाद आ है। आ जो है निपात, आच निपात की ही भात यह भी निपात समुच्चयार्थ में होता है, जैसे एतस्मिन्नेव अर्थे। यथा उदाहरण दिया है ऋग्वेद का ही, प्रेदु हव्यानि ओचति देवभ्यश्च पृथिभ्य आ। ऋग्वेद 10:16-11। इसी प्रकार से वा निपात है। वा निपात विचार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात यह करणीय है और यह नहीं। इसके अतिरिक्त यह च निपात के ही समान समुच्चयार्थ में भी प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए वेत्ति विचारणार्थे अथापि समुच्चयार्थे भवति। उदाहरण देते हैं, यथा विचारार्थ में हंताहम पृथ्वीमिमाम निदधानीह वेह वा। ऋग्वेद 10:119-9। समुच्चयार्थ में वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा गंधर्वा सप्तविंशति। मैत्रेयी संहिता 1:11 में इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद स्वामी के मतानुसार विकल्प, संशय, पक्ष की व्यावृत्ति तथा आवृत्ति आदि अर्थों में वा निपात का प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार से अह तथा ह निपात दो अथवा दो से अधिक पदों में से किसी एक पद को विशेष महत्व प्रदान करने के लिए उस पद के उपरांत यह प्रयुक्त होता है, जैसे अह इति च, ह इति च विनिग्रहार्थीया पूर्वेण
संप्रयुज्यते। इसका प्रयोग विशेष नियमों के अंतर्गत होता है। यास्क ने इसके लौकिक उदाहरण इस प्रकार वर्णित करते हैं, यह वही करे और वह ये करेगा। अयमेहदम करोत्यमिदम, इसी प्रकार वह इसे करेगा एवं इसे नहीं करेगा। इदह इदम ह करस्तीदम न करिष्यतीति। वैदिक मंत्रों में भी इसके उदाहरण प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के 1:125 का उद्धरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें कहा गया है अदाह स्वधामन पुनर्गर्भत्वम मेरिरे। और उसी के बाद दूसरा भी उदाहरण मिलता है, नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो यह प्रणाति सह देवेश गच्छति। यह ऋग्वेद के 1:125 में उल्लिखित है। इसी प्रकार से ऊ निपात, इस निपात का भी अर्थ पूर्वत अ तथा ह के अनुसार होता है, विशेष नियमन अर्थ में, किंतु इसके प्रयोग अनुवर्ती पद अर्थात द्वितीय पद के साथ होता है, जिसे कम महत्व दिया जाता है। अथाप्युक्कार एतस्मिन्नेवा अर्थ उत्तरेण। ये मिथ्या भाषण करते हैं, सत्या भाषण वे करते हैं। मृषे में वदन्ति सत्यम ते वदन्तीति। इसी प्रकार से तम अकृण्व त्रेधा भुवेकम स औषधीय पचति विश्वरूपा। ऋग्वेद 10:88-10। वायुम ताम दिवा सुते वै वयम नक्तम हवामहे। ऋग्वेद 8:64-9। इसे पद पूर्णार्थक निपात के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है अथापि पद पूर्ण इदम तदु। इस प्रकार से इदम त्यत पुरुतम पुरस्ताद ज्योतिष तमसो वैना वदस्थात। यह ऋग्वेद के 4:51 में उल्लिखित है। इसी प्रकार से इदम त्यत पुरुतम पुरस्ताद ज्योतिष तमसो वैनावदस्तात् और तदु प्रयक्षत तमस्य कर्म दशमस्य चारुतमस्ति दशम। ऋग्वेद 1:62-6। लौकिक भाषा में इसका प्रयोग प्राप्त नहीं होता। ही निपात ही अनेकार्थक निपात है, जिसका प्रयोग अनुकथन, अनुप्रश्न, इच्छा आदि के संदर्भ में किया जाता है। इसका भी प्रयोग वैदिक साहित्य में और लौकिक संस्कृत में भी हमें प्राप्त होता है। और यास्क ने इसे असूया अर्थ में प्रयोग किया है। उदाहरण देते हैं, हितेषु अनेक कर्मा इदम ही करिष्यति इति हेत्वोपदेशे कथम ही करिष्यति इत्यनु पृष्ठे कथम ही व्याकरिष्यति इत्य सूयायाम यथा हेतु कथनम। इदम करिष्यति इंद्रवायु इमे सुता उप पयोभिरा गतम। ऋग्वेद 1:2-4। अनुप्रश्न के अर्थ में कथम ही करिष्यति तमेव त्वं पश्यति तम ही त्यथ ह कद्रुवाच। सतपथ ब्राह्मण 3:6-2-4 में। लौकिक भाषा में यह पद पूर्णार्थक निपात के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे भाषीय संरचना में
उसके अर्थाभिगम में बहुत मदद मिलती है। और इसके बाद एक निपात है किल। वैदिक तथा लौकिक भाषा में प्रसिद्ध वाचक है और दोनों में, लौकिक में भी और वैदिक में भी, यह ज्ञान की प्रसिद्धि को दर्शाता है। किले की विद्या प्रकार से यथा दुष्कलायाम मधुमाम उताय तीव्रम किलाय रश्वा उतायम ऋग्वेद। इसी के साथ यह न एवं ननु निपातों के साथ प्रयुक्त होकर के अनुप्रश्न अथवा प्रश्न उपस्थित करता है। न अथवा ननु शब्द निषेधार्थक निपात है और यह किल निपात के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्नवाचक वाक्य निर्मित करते हैं। और इस निर्मित में अनेक पदों की संरचना होती है। अथामपि, जैसे उदाहरण है अथामपि न ननु इत्येताभ्याम संप्रयुक्ते अनुपृष्टे न किल वय्यम ननु किलैवम। अब दूसरा उदाहरण है मां निपात का। मां निपात वैदिक तथा लौकिक भाषा में उभयतः निषेधार्थक रूप में प्रयोग किया जाता है। मेति प्रतिषेधे यथा कर्षण मत करो, मत लाओ, मां कारसी मां हासी रीति च मां ते सखाय सदमिद ऋषाम यक्षा तोकाय तनयाय सम यो ऋग्वेद 4:12-5। खलु यह अत्यंत महत्वपूर्ण निपात है। इसी प्रकार खल निपात निषेध के साथ साथ पाद पूर्ण तथा निश्चय अर्थ में प्रयोग किया जाता है। खल विति च खलु कृत्वा खलु कृतम यथा मित्रम कृणुध्वम खलु मृणता नो माम नो घोरेण चरता भी जिष्णु। ऋग्वेद 10:34-14। अथापि पद पूर्ण एवं खलु तद बभूवेति। आचार्य पाणिनि ने इसे सूत्र प्रयोग के द्वारा भी निर्देशित किया है। सूत्र है अलंखल्लो प्रतिषेयो प्राचाम वक्त्वा। पाणिनि सूत्र 3-4-18। अन्य अर्थों में भी यह निपात प्राप्त होता है जो इस प्रकार से है। वाक्यालंकार, जिज्ञासा, अनुनय, नियम, निश्चय, हेतु, विषाद आदि अर्थों में इसका प्रयोग होता है। जो इस प्रकार है, इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुर्गाचार्य के अनुसार इस निपात का प्रयोग भाषाओं के स्थान विभिन्नता के कारण खल शब्द के अर्थ में भिन्नता प्राप्त होती है। उदाहरण देते हैं निरुक्तकार का कि देश, भाषा, व्यवस्थै व जातीयानुपेक्षितभ्यः क्वचित प्रयोगः। निरुक्त 1-2 में। इसी प्रकार से शाश्वतम है निपात। इस निपात का प्रयोग विचिकित्सा अर्थ में होता है। सस्वदिति विचिकित्सार्थयो भाषायाम। विचिकित्सा का अर्थ है दुर्गाचार्य और आचार्य स्कंद मानते हैं निश्चय। विचिकित्सा नाम विवेक पूर्वको अवधारणाभिप्राय।
दुर्गाचार्य की टीका 1-2 में विच किस्सेति यद्यपि लोके संदेह उच्यते तथा पियोदाहरणेष्व सम्भान्य संदेहो विचिकित्सयो चेत्री निश्चय। स्कंद स्वामी। वैदिक भाषा में इसका प्रयोग नित्य अर्थ में प्राप्त होता है। नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने पर यह निपात रूप में प्रयुक्त होता है, परंतु इसे निपात रूप में स्वर्गित स्वीकार न करके, मतलब नपुंसक लिंग में इसको निपात के रूप में स्वीकृति नहीं प्रदान की गई। तथापि वैदिक भाषा में इसका प्रयोग नित्य अर्थ में प्राप्त होता है। नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने कारण यह निपात रूप में प्रतीत होता है, परंतु इसे निपात रूप में स्वीकृत आचार्यों ने नहीं किया है। पुनश्च आचार्यास्क इसका परिगणन निपात के रूप में करते हैं। मतलब अयास्क ने इसका परिगणन निपात के रूप में किया है। अलग अलग आचार्यों का इस पर मत है। इस प्रकार जब इस निपात का प्रयोग शाश्वत रूप में होता है तब अवश्यम पृष्ठ होता है तथा शाश्वत पश्चात एवं प्रयोग होता है, तब इसका अनुप्रश्न अर्थ होता है। यथा शाश्वत देवम इत्यनुपृष्ठे एव शाश्वतम इत्यस्वयं पृष्ठे। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि इसका भी प्रयोग शाश्वतिक संदर्भों में होता है, शाश्वत बने रहने के भाव में होता है और उसमें नितराम वृद्धि के अर्थ में होता है। इसके बाद निपात आता है नूनम। यह निपात वैदिक भाषा में निश्चयार्थक अर्थ में प्रयुक्त है, जो ब्राह्मण ग्रंथों में भी हमें प्राप्त होता है। यह निपात पद पूरण के रूप में भी प्रयुक्त होता है तथा लौकिक भाषा में भी यह निपात निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसका अर्थ होता है कि अधुना नूनमिति विचिकित्सार्थियो भाषायाम उभय मन्वध्याम विचिकित्सार्थीयश्च पद पूर्णार्थश्च। अब यहाँ यह देखना है कि यास्क ने इस वैदिक निपात को किस रूप में लिया है। यास्काचार्य ने इसको अद्यतनम अर्थ में प्रयोग किया है और उदाहरण देते हैं इसके निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य कि न नूनमस्तद्यंतनम, और इसका प्रयोग विवेक पूर्ण अवधारणा के रूप में करते हैं तथा स्कंद स्वामी इसका अर्थ निश्चय अर्थ में करते हैं। और न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यद अद्भुतम अन्यस्य चित्तमभि संचरणेन मुताधीतम विनश्यति। इस प्रकार से इसका प्रयोग हमें वैदिक ग्रंथों में, दुर्गाचार्य की निरुक्त टीका में और लौकिक संस्कृत में सर्वत्र मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्यों के विभिन्न मतों के होते हुए भी जो इसका मूल स्वभाव है निश्चयार्थकता, वह शाश्वतिक रूप में सभी संदर्भों में बनी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि निश्चयार्थकता इस निपात का गुण है। वैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि निपातों का प्रयोग वाक्य मध्य में प्रक्षिप्त होकर के
निश्चित अर्थ देना है। यह निपात का ही केंद्रीय अर्थ है और इसी केंद्रीय अर्थ में, इसी केंद्रीय भाव में, कौन सा केंद्रीय भाव? निश्चयार्थकता का जो केंद्रीय भाव है निपातों का, उसी अर्थ में समस्त निपातों का प्रयोग किया गया है। अब इस निपात के बाद अगला तीसरा निपात है का रूप है पाद पूरण या पद पूरण, पाद या पद पूरण निपात, और कुछ लोग इसको निरर्थक निपात भी कहते हैं। पद पूरण वे निपात हैं जो वेद मंत्रों में पादों की पूर्ति के लिए, अर्थात उनके जो ऋचाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए है, इसीलिए इसको निरर्थक कहते हैं कि यह केवल पद की पूर्ति के लिए है। मगर ये निरर्थक निपातों की श्रेणी में आते तो हैं, किंतु पद पूर्ण निपात मुख्य रूप से अगर इनको हम परिभाषित करें तो ये वे निपात होते हैं जो छंद पूर्ति के लिए तो आते हैं, अर्थात छंद पूर्ति अथवा वाक्यों में लयबद्धता की पूर्ति के लिए आते हैं और पदार्थ अथवा वाक्यार्थ के अन्य पदों के द्वारा पूर्ण होने पर जो पद शेष रहते हैं उनमें वे पद पूर्णार्थक निपात के रूप में प्रयुक्त होते हैं। परंतु जब पद पूर्ण कहे जाने वाले निपात वाक्य आदि अथवा मध्य में आते हैं तब उन्हें अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे नूनम साते, यहाँ नूनम निपात का प्रयोग पूर्व में किया गया है, अतः यहाँ इसके अर्थ को परिसमाप्त स्वीकृति नहीं करना चाहिए। अब हम देखें कि आचार्य यास्क ने क्या कहा। आचार्य यास्क ने 4 पद पूर्ण निपातों का उल्लेख किया है। वे 4 हैं कम, ईम, इत, उ। ये 4 हो गए कम, ईम, इत, उ। किंतु जब इनका निहितार्थ अर्थ में संभव न हो, अर्थात प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर न हो रहा हो, तो इनके अर्थ से वाक्यार्थ में कोई विशेष परिवर्तन न हो, ये तभी अनर्थक होते हैं। इसके विपरीत ये निपात अर्थवान भी होते हैं। वाक्य में अर्थ का परिरक्षण न होने पर पाद पूर्ति में ही इनका एकमात्र प्रयोजन माना गया है। यास्क ने इव, खलु, नूनम तथा सीम इन निपातों का परिगणन भी पाद पूर्णार्थक निपात के रूप में किया है। यदि ये अनर्थक हो भी उल्लेख किया यास्का 4 के अनुसार। सीम निपात परिग्रह अर्थात सभी ओर ग्रहण करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जब ग्रहण का अर्थ लिया जाए सभी ओर से तब सीम का होता है। सीमित परिग्रहार्थियो वा पद पूर्णो वा, इसका प्रयोग पद पूर्णार्थ भी होता है। लौकिक भाषा में सीम का प्रयोग प्राप्त नहीं होता, इसका प्रयोग ईम के रूप में भी प्राप्त होता है। प्रसीमादित्यो अस्त्रिजत, प्रासृजत इति वा प्रासृजत सर्वत इति वा विसीमतः सुरुचो वेन आवह इति च, इन रूपों में इसका प्रयोग लौकिक भाषा में भी मिलता है। अब आता है त्व निपात। त्व शब्द निपात है कि नहीं, इसके विषय में आचार्यों में मतभेद है। मैं थोड़ा सा
इसके कुछ संदर्भों को लूंगा। यास्क इसके विग्रह अर्थ में, यास्क इसे विनिग्रह अर्थ में स्वीकृत करते हैं, जिसका अनुदात एवं सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे तो पद अर्धनाम अर्थात सर्वनाम के रूप में स्वीकृत करते हैं। उदाहरण देते हैं, तो नेम इत्यर्थस्य तत्कथन उदात्त प्रकृति नाम स्यात्। कुछ लोग इसे निपात मानते हैं और यह युक्ति देते हैं क्योंकि यह अनुदात है अतः यह निपात है, अन्यथा नाम पद अनुदात कैसे हो सकता है। इसका उत्तर देते हुए, इसका स्पष्टीकरण देते हुए यास्क अपना पक्ष रखते हैं और कहते हैं दृष्टिव्ययम तु भवति, अर्थात नाम पद अनुदात हो या नद हो, किंतु विभक्ति वचनांत रूप ने अवश्य, विभक्ति वचनांत रूप में अवश्य मिलता है, अतः निपात नहीं हो सकता। इस प्रकार तो सर्वनाम है, निपात नहीं है। यास्क ने यह अंत में स्वीकार किया, स्पष्ट किया। वे निपात जिसका वाक्य में प्रयोग कोई विशिष्ट अर्थ प्रकाशित नहीं होता, उसे ही निरर्थक निपात कहा जाता है। अर्थात परिगणन की इसका किया गया, इसके पादपूर्त के रूप में किया गया, इस प्रकार प्रार्थक के रूप में किया जाता है। यथा इव, न, चित, नु, कम, ईम आदि। किंतु इसके अतिरिक्त आचार्य माधव भट्ट और अन्य आचार्यों ने भी इस पर विचार किया है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिसको हम लौकिक ग्रंथों में भी देख सकते हैं। जैसे अथ, अध, आत, उत, किल, घ, च, चित, न, नाम, वै, स्म, ह इत्यादि पातों को भी वाक्यार्थ के अर्थ में, वाक्यार्थ में अर्थ प्रतीत न होने पर पद पूर्णार्थक निपात स्वीकृत किया गया है। उदाहरण देते हैं, ऋग्वेद की अनुक्रमणिका 3:1-18 में आया है उदाहरण, स्फुटतो ग्रहणादिश्च क्वचित सूक्ष्म क्वचित स्फुट यत्र स्फुटास्तदा सार्था सूक्ष्मेषु पूर्णा इति। इस प्रकार निरुक्तकार आचार्य यास्क ने 15 अर्थों में कुल 33 इस संख्या को ध्यान रखिए कि यास्क ने 15 अर्थों में 33 सार्थक निपातों का परिगणन किया है। 33 अनुपृष्ट, न, नकिल, न चेत, ननु, ननुकिल, सस्वत और कुत्सित अर्थ में चित, अस यार्थक ही असमय, अवश्यमय, संपृष्ट, शश्वत, उपमा, यु, चित, न, नु परिग्रह अर्थ में सीम, परिमार्थक, नेतः पूजार्थक, चित प्रतिषेधार्थक, खलु, नामा विचारणार्थक व निपात, चिकित्सा नूनम सस्वत विद्या प्रकर्ष अर्थ में किल, विनिग्रहार्थ में अह, उ, उत, ह समुच्चार्थक, आ, च, त्व, व हेतत्वदेश अर्थ में नु ही आदि निपातों का प्रयोग किया है। तो मेरा कुल मिलाकर के यह कहना है कि 15 अर्थों में कुल कितने अर्थ हुए? 15, और कुल सार्थक निपातों की संख्या कितनी हुई? 33। इन 33 सार्थक निपातों के आधार पर हम निपात की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं और इन 33 को हम
लौकिक संस्कृत में और आगे की भारतीय भाषाओं में इनकी गणना करते हुए, इनके प्रयोगों को देखते हुए, इनके अर्थों को समझते हुए, इनके अर्थों के अनुप्रयोगों को लेते हुए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमें व्याकरण में भी इसका संकेत मिलता है। एक उदाहरण मिलता है कि ओदंतो निपात प्रगृह्य स्यात् अहो ईशा। ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अहो अद्रव्यवाची शब्द है, अतः उसे चादयोत सत्ते से निपात संज्ञा तथा ओदंत निपात होने से ओत सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हुई। अहो के ओ, अहो में जो ओ है, अहो के ओ की प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्य से प्रकृत भाव होता है। अहो ईशाह बना। प्रगृह्य संज्ञा तथा प्रकृत भाव होने के कारण एचो यवा यावह से प्राप्त ओ को अवादेश नहीं होगा। इसी प्रकार से सूत्र है संबुद्धो साकल्यस्ये तावनार्षे संबुद्धि निमित्तक ओकारो एवं प्रगृह्य वैदिके इतौ परे विष्णु इति विष्णुवीति। इस प्रकार के उदाहरण हमें मिलते हैं। संबुद्धि के ओकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो इति शब्द परे रहते हैं, जो कि वेद का विषय न हो। संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। विष्णु शब्द के एक वचन संबोधन में विष्णु रूप बनता है। विष्णु इति में एचे यवा यावह से अवादेश प्राप्त होता था, जिसे संबुद्धौ शाकल्यस्य से प्रगृह्य संज्ञा तथा प्लुत प्रगृह्य से प्रकृत भाव हो जाता है। विकल्प पक्ष में एचो यावह से अवादेश तथा लोप साकल्य से व का लोप होकर विष्णु इति बना। लोपा साकल्य के विकल्प पक्ष में विष्णुविति रूप बनेगा। सूत्र में वेद से भिन्न इति शब्द होने पर प्रगृह्य संज्ञा का नियम किया गया है। अतः ब्रह्मबंधो इत्याब्रवीत जैसे वैदिक शब्द में यह सूत्र नहीं लगेगा, किंतु लौकिक में लगेगा। तो हमें कहाँ वैदिक यात्रा प्रारंभ होकर के लौकिक यात्रा तक कैसे कैसे निपातों का प्रयोग हुआ है, यह इस पर आज हम अनुसंधान कर सकते हैं और इस निपात की प्रक्रिया को प्रायोगिक स्तर पर भारतीय भाषाओं में उनके अर्थोपलब्धि के लिए, अर्थापत्ति के लिए हम उसका प्रयोग करके और कुछ नया दृष्टिकोण या सिद्धांत प्राप्त कर सकते हैं। सारांश रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि आचार्य यास्क पदों के जिन चतुर्विभाग नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग का उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है, इसमें से इस प्रकरण में हमने उपसर्गों की प्रकृति का विशद वर्णन करते हुए अनेक उदाहरणों के साथ आपके सामने संदर्भ सहित प्रस्तुत किया है। इसमें वैदिक भी संदर्भ है और लौकिक भी संदर्भ है। जिसमें सर्वप्रथम उपसर्ग किसे कहते हैं इसका परिज्ञान हो जाएगा और स्वतः नाम आख्यात के साथ संयुक्त होकर उसके मूल अर्थों में वैशिष्ट अथवा सर्वथा परिगणना करके उनकी सोदाहरण व्याख्या की है। इसके उपरांत आचार्य यास्क ने दो मतों को उपस्थित किया है जो उपसर्गों के की द्योतकता एवं वाचकता को सिद्ध करते हैं। तात्पर्य है कि उपसर्गों के पृथक रूप में स्वयं अर्थ भी होते हैं
अथवा वे केवल नाम आख्यात के साथ ही प्रयुक्त होने पर अर्थ प्रकट होते हैं। उपसर्गों की द्योतकता पक्ष को आचार्य शाक्टायन तथा वाचकता पक्ष को आचार्य गार्ग के मतों के आधार पर उपस्थापित किया गया है। यह संकेत मैं पहले कर चुका हूं। इसके पश्चात आचार्य यास्क के पदों के अंतिम विभाग निपातों का जो वर्णन करते हैं, उनमें निपात मूलतः दो ही प्रकार के हैं, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किया, सार्थक और अनर्थक। आचार्य यास्क सार्थक निपातों के दो भाग करते हैं, उपमार्थक और कर्मोपसंहारार्थक। इनका विवेचन विस्तार से अभी मैंने किया। अनर्थक निपातों को पद पुरार्थक निपात कहा गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या अभी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार से आज निपातों को लेकर के हमारा यह जो कथन है, यह जो संवाद है आपसे, वह पूरा होता है। और इसके बाद मैं आप सभी जो विद्वान श्रोता यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आप इन सिद्धांतों को लेकर के भारतीय भाषाओं में, जिनकी जो भी भाषा है, उसमें आप कार्य कर सकते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कैसे ये निपात हमारी भाषीय समृद्धि में सहायक होते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ संदर्भ ग्रंथों को भी बता देना चाहूंगा, क्योंकि केवल यह व्याख्यान सुन लेने से ही आपका काम नहीं चलने वाला है। मैंने जिन जिन संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख इसमें किया है, उनकी पूरी संदर्भ सूची भी एक बार आपके सामने रख देना चाहूंगा कि आप जब इसमें गहरे उतरे, जब अनुसंधान की दृष्टि से इस पर कार्य करें, तो आपको कौन कौन से आधारभूत ग्रंथों को लेना चाहिए। मैं आधारभूत ग्रंथ इसलिए कह रहा हूं कि जो टीका ग्रंथ है, टीका ग्रंथों से आपका आलोचनात्मक जो पुस्तकें हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला। मूल को पकड़ करके और फिर उन आलोचनात्मक ग्रंथों के सहारे आप अपना अनुसंधान आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है निरुक्त यास्क का है। इसका संपादन किया है प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि, और लोगों ने भी किया है। मैंने जिन जिन ग्रंथों को देखा है, उनका ही उल्लेख कर रहा हूं। और यह चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से 2001 में प्रकाशित हुआ था। फिर निरुक्त पंचाध्यायी, इसके व्याख्याकार हैं महामहोपाध्याय छज्जूराम शास्त्री। यह पुस्तक मेहरचंद लक्ष्मण दास पब्लिकेशन, नई दिल्ली से 1985 में प्रकाशित हुई थी। जो मैंने देखा, मैंने उन्हीं ग्रंथों को आपके सामने रख रहा। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है निरुक्त यास्क, टीका द्वय सहित। इसके संपादक हैं लक्ष्मण स्वरूप, भाग 1 भाग 2। ये भी दिल्ली से वहीं से प्रकाशित हुई है। निरुक्त के 5 अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसके संपादक और अनुवादक शिव नारायण शास्त्री हैं, जो इंडोलॉजिकल बुक हाउस दिल्ली से प्रकाशित हुई थी पुस्तक 1972 में। और फिर निरुक्तम करके एक पुस्तक संपादित की डॉक्टर जमुना पाठक, चौखंबा संस्कृत सीरीज, वाराणसी से प्रकाशित हुई। फिर यास्क प्रणीतम निरुक्तम, ये देवेंद्र पांडे हंस प्रकाशन, जयपुर से प्रकाशित हुई। विंटर निफ्स की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर वॉल्यूम 1-2, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय
बी श्रीनिवास शर्मा, ये MLBD दिल्ली से 1988 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार से संस्कृत, हिंदी टीका सहित अंग्रेजी के भी संदर्भ ग्रंथों को मैंने आपके सामने रखा। यदि आपकी इस दिशा में कार्य करने की रुचि हो तो ये ग्रंथ आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इतना कह करके समय सीमा में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं, और यदि कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर सानुकूल मिल जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपके इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक व्याख्यान को सुनकर बहुत मन प्रफुल्लित है। आपके वक्तव्य को मैं इन पंक्तियों के माध्यम से शब्द देना चाहूंगी कि अक्षरों की देह में जो प्राण सा बस जाता है, अर्थ को जो एक नया आयाम दे जाता है, ऐसे निपात की गहराइयों और उसके मर्म से आचार्य जी ने आज हम सबको परिचित कराया है। आचार्य जिस जिस प्रकार आपने कई उदाहरण स्पष्ट किए, संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख किया एवं अनुसंधान के लिए आधारभूत ग्रंथों की सूची भी बताई, यह निश्चित ही हम जैसे विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। जिस प्रकार हिंदी और संस्कृत में निपात यद्यपि आकार में बहुत सूक्ष्म होते हैं, किंतु वे पूरे वाक्य के अर्थ, बल और दिशा को बदल देने की असीम शक्ति रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आज आपके इस सार गर्भित वक्तव्य ने हम सभी के ज्ञान भंडार में एक ऐसा विशेष बल और नया अर्थ भर दिया जिसे हम आजीवन स्मरण रखेंगे। भाग 1 और भाग 2 की वैचारिक पृष्ठभूमि को विस्तार देते हुए आज भाग 3 में आपने भारतीय भाषा चिंतन की महान परंपरा के अंतर्गत निपात की जिन सूक्ष्मताओं और शास्त्रीय अवधारणाओं को इतने सरल और प्रवाहमयी ढंग से हमारे सामने रखा, वह हम सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों और भाषा प्रेमियों के लिए एक दुर्लभ अनुभव था। सर, अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे ज्ञान कौशल में इतनी सुंदर अभिवृद्धि करने के लिए मैं पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और इस पटल पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से आपका हृदय से आभार करती हूँ। एक बार पुनः आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, और बहुत अध्ययन कर रही हैं इस दिशा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आचार्य जी, आपके मार्गदर्शन से ही हो पाया। अब मैं इस कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाते हुए पटल पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों एवं श्रोतागणों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप माइक ऑन करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। अगर किसी सुधीजन श्रोता का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप आचार्य जी से संवाद करें। एक प्रश्न है चैट बॉक्स में, अंजलि कुमारी जी ने पूछा है, सर, जो आपने व्याख्यान दिया है उसको खड़ी बोली में भी प्रयोग कर सकते हैं या केवल प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में? नहीं नहीं, सभी भाषाओं में, खड़ी बोली में भी है हिंदी में निपातों का प्रयोग। तो मैंने प्रारंभ में ही कहा था, जब प्रारंभ में व्याख्यान शुरू किया था पहला, तो उसमें कहा था कि ही, भी, तक, भर आदि निपात है जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और हिंदी की पूरी काव्य परंपरा में आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक बिना निपातों की के तो बात चल ही नहीं पाएगी, चलती ही नहीं। प्रयोग होते हैं, भले ही प्रयोग करता न जानता हो कभी ये निपात है, मगर वे स्वाभाविक रूप से आते ही आते हैं। पाद पूर्णार्थक निपात मैंने कहा, कहीं जगह हिंदी में भी
पाद पूरक के रूप में आते हैं। रामचरितमानस में अन्यत्र अनेक जगह निपातों का प्रयोग पाद पूरकता के रूप में भी हुआ है, और अन्य जितने प्रकार बताए गए ये सब मिलते हैं। अच्छा प्रश्न है। धन्यवाद सर। और शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी 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 अंजलि। और कोई श्रोता अपनी कोई जिज्ञासा व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? चूंकि निपात पर 3 श्रृंखलाएं, आज तीसरी कड़ी है और आज अंतिम व्याख्यान है। सर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसके साथ साथ केवल बातें ही नहीं कही हैं, कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का संदर्भ भी इस पटल पर रखा है जो शोधार्थी हैं खास तौर पर। या सर ने एक और बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग, यह सर के व्याख्यान का जो माध्यम है हिंदी है, संदर्भ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश कई उससे लिए हैं, लेकिन सर ने एक अच्छी बात यह कही है कि आप अपनी मातृभाषाओं में, हमारी जो 22 भाषाएं हैं, संवैधानिक भाषाएं हैं, आप उसमें भी शोध कर सकते हैं, उसमें भी इस तरह की पुस्तकें उपलब्ध करा सकते हैं। चाहे आप तकनीक का प्रयोग करके आप ऑनलाइन माध्यम से करा सकते हैं, या फिजिकल रूप में आप उसको लिखकर भौतिक रूप में भी आप उपलब्ध करा सकते हैं, अपनी भाषाओं को भी समृद्ध कर सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखें, संकोच न करें, अन्यथा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। सर ने 3 व्याख्यान में इतने सरलता और सहजता के साथ इस विषय को, महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय को पूरा एकदम व्याख्यायित करने का प्रयास किया है कि प्रश्न रह भी नहीं जाता है। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से आग्रह करूंगा कि आज इस विषय पर अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं, लाभान्वित करें। हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद उमेश जी। परमादरणीय आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी को प्रणाम करते हुए, तो आपने आज लगातार जो भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से और विशेषकर भारतीय भाषा चिंतन को विकसित करने की दृष्टि से जो व्याख्यान परंपरा शुरू की थी, तो उस क्रम में बीचों बीच बड़ी जिज्ञासा से हमारे प्रजापति जी ने जो जिज्ञासा आपके सामने प्रकट की, हम निपात के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप स्वयं त्रिभुवन नाथ है, तो तीनों भुवों का आपने, है ना, शोध करके हमारे समक्ष जो है 3 ऐसे व्याख्यान रखे हैं जिसमें निपात को गहराई से आपने हमारे तमाम विद्वान प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ साथ विशेषकर तमाम प्रतिभागी मित्रों को जब मैं देखता हूं, बड़ी जिज्ञासा के साथ कई लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विशेषकर 2 दृष्टियां। एक दृष्टि, आप वास्तव में अनुसंधान की दृष्टि चेतना जागृत कर रहे हैं, और उसी दृष्टि से ये व्याख्यान श्रृंखला आयोजित हो रही है। आज के दौर में भाषा विज्ञान हो और भाषा प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, तो भाषा प्रौद्योगिकी के विकास के दौर में ही एक डिजिटल मानविकी के नाम से दुनिया भर में काम होने लगा, लेकिन भारत में थोड़ा सा पिछड़ापन नजर आया था। तो पिछड़ापन मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि 8वीं सदी में शंकराचार्य तो अपने अद्वैत दर्शन को लेकर तो जो कुछ उन्होंने हमारे वैदिक ग्रंथों में पाया, तो उसका ज्ञान पूरे भारत में फैलाने की दृष्टि से पैदल चलकर, तो आपको हम सीधा कहें हिंद सागर से लेकर हिमालय तक, और उधर कामाख्या से लेकर कामरूप तक, मतलब हर जगह तो उन्होंने जो बात फैलाई थी, तो उस समय की स्थितियां वैसी थी कि उनको पैदल जाना पड़ा। तो आगे कई साधन आए। तो आज साधन, जब मुझे अभी आज रात कहीं 11-12 बजे तक दिल्ली में रहना है, तो मैं अभी निकलूंगा यहाँ से मतलब अपनी गाड़ी से, बाइक से या कार से, तो कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। या कोई बस से जाऊंगा तब भी नहीं जा पाऊंगा, रेल से जाऊंगा तब भी नहीं जा पाऊंगा, तो विमान की जरूरत है।
तो यहाँ कहने का आशय ये है कि वैज्ञानिक दृष्टि से जो कुछ अनुसंधान हो रहे हैं और जो कुछ उत्पाद आ रहे हैं तो उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो डिजिटल मानविकी का यहाँ संदर्भ तभी लिया जब अंत में उमेश जी ने जब मतलब आज टेक्नोलॉजी की बात कहते हुए कि इस संदर्भ में भी आचार्य जी की बात को लेके हमें काफी काम कर सकते हैं, तो उसी दृष्टि से वहाँ बात मैंने वही से शुरू किया, क्योंकि मैंने अक्सर कहा कि अंतिम बात से मैं बात शुरू करके फिर शुरुआत में पहुंच जाता हूँ। और जैसे अंजलि कुमारी जी का सवाल था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो क्या हम इसको खड़ी बोली में भी प्रयोग कर सकते हैं? तो खड़ी बोली क्या, आचार्य जी हमसे यही कह रहे हैं और हमारा इस मंच का लक्ष्य यही है, तो जिसको हम भारतीय भाषा परिवार कह रहे हैं, जी बिल्कुल। इस परिवार की जो चेतना है, तो वास्तव में जी। हम आज तक हमारे पास जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं भाषा विज्ञान से संबंधित, तो उसमें हमें कोई दुनिया भर के परिवारों की बात कही जाती है और हिंदी को उस परिवार के साथ जोड़ देते हैं जो कि पूरे आपके यूरोप के परिवार के साथ जोड़ के दिखाया जाता है। मुझे सचमुच तो इसको जी। हम तो पढ़ते थे, और जहां आपको आर्य परिवार जिसको कहते थे और जो भी भारोपीय कहते थे, तो यदि भारोपीय होता तो सहजतः आप हिंदी बोलने वाला बिना अंग्रेजी माध्यम स्कूल जाए अंग्रेजी भी आधा बोल पाना चाहिए, वो क्यों नहीं बोल पाता? तो वो परिवार जी। वास्तव में गलत था। तो आज हम जब भारतीय भाषा परिवार की परिकल्पना करते हैं, आचार्य जी ने तो सही कह दिया कि हम तमाम भारतीय भाषाओं की दृष्टि से न केवल जो आप खड़ी बोली का संदर्भ आपने लिया, और जैसे वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत की तो बात है ही, और अपभ्रंश तक आने के बाद ही तो आपकी खड़ी बोली है, तो उसके बाद उसके साथ ही जी। जो भाषाएं हमारे साथ रही है भारतीय परिप्रेक्ष्य में समूचे भारत में, इनके बीच में तो पूरा संपर्क सदियों से रहा, और इनमें एक समानता की दृष्टि और समदृष्टि जो विकसित हुई है, निश्चित रूप से हम तमाम भारतीय भाषाओं में तो इन सूत्रों को लेकर कार्य कर सकते हैं। मतलब आप जिस उपसर्ग की बात करें या निपात की बात करें, तो निरुक्त के आचार्य यास्क ने जिस ढंग से तमाम निरुक्तों का विवेचन किया है, तो उसको लेकर आचार्य जी ने लगातार हमारे समक्ष जो भी ज्ञान दान दिया है, निश्चित रूप से जैसे आज पदपूरण से संबंधित हो और अंत में वही अनर्थक की दृष्टि से, जैसे उन्होंने आचार्य जी ने बहुत स्पष्ट रूप में अंत में निष्कर्ष जो दिया है सारपूर्ण, तो एक तो सार्थक और अनर्थक, और उसमें भी जो उपमार्थक और जो कर्मों हाँ, तो इस दृष्टि से जो भी हमें ज्ञान दिया है, निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं कि हमें इस ज्ञान का प्रयोग करते हुए तमाम भारतीय भाषाओं में इस प्रकार की चेतना को देखना है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक जो भी पश्चिम की अवधारणा हम लेके चलते हैं कि पश्चिम में ही भाषा विज्ञान का विकास हुआ है, भले ही हम जिस ढंग से जब हमारे पास औपनिवेशिक सत्ता के दौर में जिन विद्वानों ने यहाँ जिन कृतियों में जो बातें रखी है, तो निश्चित रूप से हमारे पास तो सहस्राब्दियों से जो भी ज्ञान की परंपरा रही है, तो उसमें 1/4 भी आज हम लोग वहां तक की उस चेतना तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आचार्य जी के इन व्याख्यानों का उद्देश्य ये है कि हम भारतीय ज्ञान की जो गहराइयों तक हम जाएं, और हम जो भी ये जो भारतीय भाषा की दृष्टि से, विशेषकर भाषा चिंतन की दृष्टि से, भारतीय वैदिक वाङ्मय में हमें जो ज्ञान मिला है, तो उसको उस दृष्टि से समझने की कोशिश करें, जिससे कि 1/4 से हम कम से कम आधे हद तक तो पहुंच पाए। तो पूर्णता की ओर जाना है तो उसमें निरंतरता की जरूरत है। उसी दृष्टि से आचार्य जी ने हमें आज तो निपात से संबंधित अपने व्याख्यानों की श्रृंखला में तीनों व्याख्यानों के साथ साथ आज एक निष्कर्ष हमें दे दिया है। और आचार्य यास्क ने जिस प्रकार पदों के जो 4
विभागों की बात की, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। और उसमें हम तमाम विशेषकर वैसे नाम, आख्यात, उपसर्ग की तो बात हर कोई समझते हैं। निपात को लेकर जब भाई उमेश जी ने आचार्य जी से जिज्ञासा प्रकट की, निश्चित रूप से आचार्य जी ने कहा तो इस पर गहराई से मैं आपको तो आवश्यक चेतना आपको प्रदान करूंगा। तो उस आश्वासन की पूर्ति आज पूरी हो गई, वैसे लगातार 3 व्याख्यानों से। और आचार्य यास्क ने जिन 2 मतों को उपस्थापित किया था, और उपसर्गों की द्योतकता और वाचकता, तो इन दोनों की दृष्टि से आचार्य जी ने हमें काफी गहराई से हमारी चेतना विकसित की है। और आज निपात के मूलतः 2 अर्थ है, जो सार्थक और अनर्थक, उसको लेकर आचार्य जी ने विशेषकर पहले हमें जिस ढंग से उपमार्थक और कर्मोपसंग्रहार्थक दृष्टि जो हमें दी थी, तो आज निश्चित रूप से तीसरी जो दृष्टि है अनर्थक निपातों की, जो दृष्टि है पद पूर्णार्थक निपात के रूप में, उन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया। निश्चित रूप से ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, और हमने पिछले ही मतलब 12वें व्याख्यान पूरा होते होते हम सब ने निर्णय किया था कि ये सारे व्याख्यान आचार्य जी के तो पुस्तकाकार में आए, ताकि सभी जिज्ञासुओं तक ये बातें पहुंच जाए। और दूसरा, हम लोग आज जो 33 मित्र दिख रहे हैं, तो यहाँ हम चारों को आप उसमें से हटा के नंबर देखें तो लगभग 28 29 जो भी दिख रहे हैं, 28 लोग, उनसे मेरा सादा आग्रह है कि आचार्य जी के इन तमाम व्याख्यानों को हम तो विशेषकर तो अपना भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी जो YouTube चैनल है, उसमें लगातार भाई उमेश जी आपके लिए सुलभ करा रहे हैं इनके तमाम रिकॉर्डिंग। तो इसको जरूर आप देखें। और जैसे ये श्रृंखला जो चल रही है, मतलब एक विषय को लेकर उसको निष्कर्ष तक आपको पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास किया गया, जैसे निपात को लेकर तो 3 पूर्णमासी के अवसरों को लेकर, तो आज कल गुरु पूर्णिमा का अवसर था, एक साथ हमारे 2 कार्यक्रम होने में दिक्कत थी, इसलिए आज पूर्ण किया जा रहा है। तो गुरु आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी ने तो अपने जो प्रण है उसको, उसकी पूर्ति इस रूप में की है कि गुरु पूर्णिमा के दिन तो इसकी पूर्ति हुई है और निपात से संबंधित। तो मैं चाहूंगा कि जो चेतना आचार्य जी ने अनुसंधान की दृष्टि चेतना हमें जागृत की है, उस दृष्टि से हमारे इसी ही मंच की ओर से कुछ ऐसे व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति मिले। कारण क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में हूँ, विश्वविद्यालय में आजकल जो अनुसंधान खाना पूर्ति के रूप में अनुसंधान के कार्य कई जगह हो रहे हैं, उसकी जगह वास्तव में आप सचमुच आपकी रुचि है तो आजीवन कार्य कर सकते हैं, जैसे त्रिभुवननाथ शुक्ल जी हमें यहाँ पे ज्ञान देते हुए कर रहे हैं। तो आचार्य जी कभी भी हमें जब व्याख्यान देते हैं तो कुछ अपनी जो मतलब किसी जमाने की बातें नहीं कहते हुए, मतलब अद्यतन आपको उदाहरण देते हुए और तमाम जो भी हमें बातें कहते हैं उनके पूरे के पूरे सबूत पेश करते हैं, संदर्भ देते हैं। और आज तमाम उन ग्रंथों का भी उल्लेख कर दिया कि जिनके आधार पर निपात का उन्होंने हमें 3 व्याख्यानों के माध्यम से ज्ञान दिया है। तो मैं सभी से आग्रह यही कर रहा था कि हम जैसे ही आज रात या कल सुबह तक उमेश जी जब आपको ये व्याख्यान फिर से उपलब्ध करा देते हैं तो उसको स्वयं आप सुनिए। और मैं चाहूंगा कि आप वैसे स्टेटस में तो काफी सारी चीजें लगाते रहते हैं, क्यों ना इसके वीडियो के लिंक लगा दे। इसमें आपका ज्यादा कुछ जाएगा नहीं, आप लिंक लगाएंगे तो पता चलेगा कि आपके मित्र आपसे जरूर कहेंगे ये क्या है, ये क्या है, तो बताएंगे ये निपात से संबंधित आचार्य जी के व्याख्यान है। तो फिर पूछेंगे निपात क्या है, तो निपात क्या है पूछेंगे तो आप बताने वाले अधिकारी तो जरूर रहेंगे, ना भी बताएं तो आप कहेंगे कि उनको तो सुन लीजिए। अब जब सुनने का उनमें मन बनता है, निश्चित रूप से वे उस ज्ञान निधि तक पहुंच पाएंगे जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं। तो उस परंपरा में किसी न किसी कोने से फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे
निश्चित रूप से हमारे इन व्याख्यानों की श्रृंखला का तो जो सार्थक या जो महती उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। तो मैं तो इस पूरी निष्ठा के साथ आचार्य जी हमारे इस मंच को जो परिपुष्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आचार्य जी के प्रति पुनः मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। और इन तमाम व्याख्यानों का जो भी डिजिटल जो संरक्षण जो भाई उमेश जी कर रहे हैं, तो उमेश जी ने जब डिजिटल परिवेश की बात की है तभी मैंने जस्ट बात तो उठाई थी डिजिटल मानविकी की। दोस्तों मैं यही कह रहा था कि आज आप जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की वजह से सक्षम जो जनरेटिव एआई की बात देखकर या उसके द्वारा जो भी आपको सहयोग मिल रहा है उसको देखकर तो आप खुश हैं, लेकिन आपको मैं वही कहते कहते बीच में रोक दिया था कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं आज विमान से जाऊंगा, अभी मैं 3 घंटे में पहुंच पाऊंगा, अन्यथा नहीं। तो इसका आशय क्या है कि हम लोग परंपरागत रूप से जो भी काम करते थे तो वो किताब खोलकर पढ़ते हुए करते तो थे, लेकिन हमारे पास इतना समृद्ध ज्ञान भंडार है तो उस पर काम जो मैंने कहा 1/4 तक भी नहीं हुआ है। तो वो काम करने के लिए आज कई सारे साधन आए हैं, आपके पास गिनती करने के लिए समय है, ज्ञान है, लेकिन आप क्या करते हैं, समय को बचाने के लिए साधनों का प्रयोग करते हैं, कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशंस आपको करना है, जल्दी में आपको हो जाते हैं, इस दृष्टि से आप करते हैं। तो ऐसे डिजिटल साधनों को लेकर हम जो चेतना यहाँ दे रहे हैं, विशेषकर भाषा प्रौद्योगिकी और डिजिटल मानविकी और आगे जो भी विकास हो रहा है, तो उस ज्ञान के साथ साथ परंपरा का हमारा जो ज्ञान है तो उसका संवर्धन करने में निश्चित रूप से आचार्य जी द्वारा प्रदत्त चेतना हमें उपयोगी है। इसी दृष्टि से मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ, आचार्य जी के प्रति आपकी श्रद्धा वही होगी जब ये आचार्य जी के व्याख्यानों को आप जन जन तक पहुंचा दें। तो उनके डिजिटल भंडार केवल भंडार नहीं है वो, तो सब तक पहुंचने से ही उस भंडार का फायदा सबको मिलेगा। तो हमने उमेश जी से मेरी परसों डिजिटल चर्चा ही हुई, तो एक तो मैंने उनसे 1-2 बातें कही और उससे ज़्यादा 20-30 बातें मैंने तो उनको संदेश में भेज दिया और उस पर इस तरफ उधर संदेश भेजा, इस तरफ से मैंने एक्शन उस पर शुरू कर दिया। अनुसंधान वही होता है, अनुसंधान का मतलब केवल सोचकर रह जाना नहीं है, उस पर कार्य करना है। तो वो कार्य चेतना हमें जो आचार्य जी ने दृष्टि चेतना के रूप में जागृत की है, तो वो जब तक हम लोग उस पर कार्य नहीं करेंगे तो इन व्याख्यानों की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि हम अपने तमाम मित्र इसमें जो भी रुचि रखते हैं तो आप साथ चलिए और हम लोग जैसे वॉलंटरली ऐसे रिसर्च की परियोजनाएं हम साथ में ले और अपनी अपनी भाषाओं में तो निपात की अवधारणात्मक दृष्टि को स्थापित करने वाले तत्वों को हम खोज निकालें और उन सबको आचार्य जी के व्याख्यानों के संग्रह के साथ ही सप्लीमेंट हम बना दें, तब जाकर निश्चित रूप से हम आचार्य जी के प्रति जो भी हम कहते हैं तेलुगु में चंद्रुको का नूल पोगु, मतलब छोटा सा धागा ही चांद के लिए बड़ी बात है, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ कुर्ता बनाने के लिए सोचते हैं तो आज वो तो पूर्ण चंद्र है पूर्णिमा के दिन, फिर अमावस्या के बाद जो आप देखते हैं चंद्रमा को तो बस एक लकीर भर के दिख जाते हैं। तो इसी दृष्टि से हम लोग तेलुगु में कहते हैं चंद्रुको का नूल पोगु, मतलब एक छोटा सा धागा जैसा। तो हम आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी हमारे इस मंच के लिए जिस गहराई से अध्ययन करते हुए तमाम ग्रंथों को वैदिक परंपरा में जितने सारे हमारे पास ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करते हुए हमारे पास ये जो व्याख्यान दे रहे हैं, तो उनका निश्चित रूप से श्रद्धालु श्रद्धावान लभते ज्ञानम की दृष्टि से ज्ञान अर्जित करने के लिए जुड़ रहे हैं। मैं उनके ही माध्यम से मैं चाहता हूँ ये बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि उमेश जी ऐसे अभी सोएंगे ही नहीं, जैसे आचार्य जी के इस व्याख्यान को डिजिटाइज करने तक वह नहीं सोते, तो फिर आपने जो बात सुनी वो बात 4 लोगों तक पहुंचाने तक आप नहीं सोएंगे, तब मैं उसको सार्थक मानता हूं। और पुनः मैं आचार्य जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होते हुए और यही बताना चाह रहा था कि हमने एक छोटा सा लिंक बना दिया है
वो लिंक जैसे उमेश जी अभी अभी थोड़ी देर में आपको प्रमाण पत्र के लिए जो लिंक देते वैसा ही लिंक है, बहुत छोटा लिंक है। वो लिंक जो है हमारे इस व्याख्यानों की श्रृंखला जो डिजिटाइज्ड है उसका लिंक है। उसका लिंक मैं अभी साझा करूंगा। वो लिंक यदि आप याद रखेंगे, लोगों को बता भी देंगे, उस ढंग से आराम से वहां पहुंच सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और मैं सबसे पहले उस लिंक को साझा करता हूं, उसके बाद उमेश जी अपनी कार्रवाई के तहत अंत में आपको प्रमाण पत्र का लिंक देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत प्रकट करते अच्छा हुए और अच्छी वक्तव्य आचार्य दिया। जी के प्रति जी श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होते हुए, और भाई उमेश जी और रूपा जी के व्याख्यान के बाद रूपा जी संचालन के रूप में अंत में जो बात कहती है वही सार है। तो बिल्कुल किसी और प्रकार के अध्यक्षीय वक्तव्य की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग बस चूंकि हम एक आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन के कर्ता धर्ता के रूप में हम लोग कुछ बातें करते रहते हैं। बाकी रूपा जी तो पूरा का पूरा तो सार जो है हम लोग देखते हैं तो उस ढंग से सुना देते हैं। निश्चित रूप से उनका भी हार्दिक अभिनंदन, और आप सब विद्वत जनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए उमेश जी को मैं सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय। वास्तव में आज कई महत्वपूर्ण बातें आचार्य जी ने भी रखी और उसके साथ साथ आपने भी रखी। जिस बात पर आपने विशेष बल दिया, मैं उसी में एक दो लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि बहुत सही बातें आपने कही है सर। हम लोग जितने भी व्याख्यान, चाहे आदरणीय आचार्य जी के हैं या अन्य जो डिजिटल साक्षरता मिशन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, प्रत्येक बुधवार को आप सभी को पता है कि अभी तक 87 अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, और जो हमारी 38वीं अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अनुष्ठान होगी वो 5 अगस्त को है। उसका भी विषय हमें प्राप्त हो चुका है। कृत्रिम मेधा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, और जो ज्ञान दाता हैं वो वर्धा से जुड़ रही हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में, आप सभी को पता है। और उन्होंने 2-3 अवसरों पर इस पटल को ज्ञानवर्धित भी किया है। तो बहुत ही बहुमूल्य और रोचक विषय पर हम लोग वो कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अब रही यूट्यूब की बात, तो देखिए, अगर हम लोग अभी से बाबू सर के निर्देशन में अगर हम इसका प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, प्रचार प्रसार करने का ये मतलब है कि ये जो जन आंदोलन है डिजिटल साक्षरता मिशन को लेकर, ये जन जन तक आप सभी के आत्मीय सहयोग से पहुंचे। अगर हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन हमें मिल नहीं पाता है। हैशटैग लगाने के लिए केवल 500 शब्दों की सीमा होती है, उससे अधिक हम नहीं लगा सकते हैं। और 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे के व्याख्यान के दौरान जो मुख्य वक्ता होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो ऐसे विषयों को प्रचारित करने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। रही बात कि यह जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं या पैसे के लिए या यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल की आप पॉलिसी देख लें, हमारा करीब 2 साल होने वाला है यूट्यूब चैनल को। दिसंबर में मुझे लग रहा है कि 2 साल हो जाएगा, और हम लोग कभी ये नहीं सोचे हैं कि मतलब हम लोग इसको मोनेटाइज करके पैसे अर्जन करें। हमारा मेन उद्देश्य है कि जन जन तक इस ज्ञान की धारा को हम लोग पहुंचाएं ताकि लोग लाभान्वित हों। तभी हम जो मिशन, डिजिटल साक्षरता मिशन या भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर चला रहे हैं, वह वास्तव में अपने उद्देश्यों में पूर्ण होगा। तो मेरा बस यही आग्रह है आप लोगों से। अब अधिक समय नहीं लूंगा। जो आचार्य जी ने आज ज्ञानदान दिया है, उस ज्ञानदान के लिए हमेशा की तरह आप सभी की आभासी उपस्थिति में सर को यह प्रमाण पत्र मैं आत्मीय भेंट देता हूं। तो एक बार पुनः, चूंकि यह जो व्याख्यान श्रृंखला है, यह स्वयं पोर्टल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी शैक्षिक संचार संकाय जिसको हम सीईसी बोलते हैं, तथा पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। और आचार्य जी ने इस पर आज 14वीं व्याख्या दी है। उनको हम अपनी आत्मीय आभार प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, सर का साधुवाद करते हैं कि सर का लगातार मार्गदर्शन और समयदान इस पटल को प्राप्त हो रहा है, और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को सीखने जानने को मिल रही हैं। इसी क्रम में जैसा कि आचार्य जी ने खुद कहा कि रूपा जी ने बहुत अच्छा संचालन किया है। आज ही नहीं, इसके पहले जितनी बार वह जुड़ी है, जितनी बार दायित्व उनको मिला है, लगातार वह कुशलता से और मनपूर्वक उसका निर्वहन कर रही हैं। तो उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह प्रमाण पत्र आत्मीय भेंट हम उनको करते हैं। आपका भी हार्दिक आभार। अब समय आ चुका है
कि हमारे जो आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं, हम आप लोगों को भी प्रमाण पत्र के माध्यम से लाभान्वित करें। तो हम चैट बॉक्स में आप सभी को फीडबैक फॉर्म का लिंक उपलब्ध करा दे रहे हैं। आप लोग फीडबैक फॉर्म भरें और जैसे ही आपको पता है फीडबैक फॉर्म भरेंगे, आपको प्रतिभागिता प्रमाण पत्र आपके ईमेल पर प्राप्त हो जाएगी। जी अंजलि जी, आपके ही विश्वविद्यालय से मैडम हैं भाषा प्रौद्योगिकी की, वहीं अगले सप्ताह हमारे पटल को अपने व्याख्यान और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से समृद्ध करेंगी। इसकी सूचना बहुत जल्दी ही हम जनहित में जारी कर देंगे और उसके बाद जैसे आप लोग सक्रियता के साथ इस पटल पर जुड़ रहे हैं उस तरीके से जुड़ते रहें। जैसा कि सर बोले कि हम लोग 1 या 2 दिन, कभी कभी ऐसा होता है, मैं ये कमिट तो नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी व्यस्तता के कारण हम 1-2 दिन लेट हो जाता है, कुछ तकनीकी समस्या आ जाती है, तभी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने में लेट होता है। अन्यथा हमारा प्रयास रहता है कि अगले दिन तक हम अपलोड कर दें। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें। जिस विषय को लेकर बाबू सर ने आप सभी का ध्यान आकृष्ट किया है, मुझे लग रहा है कि फीडबैक फॉर्म का लिंक आप सभी को प्राप्त हो गया होगा। आप सभी लोग अपनी प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त करें। हमें जी वीडियो सबको ऑन करना है। जी, एक बार संभव हो तो आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। मैं काफी देर से देख रहा था कि सांद्रा जी, आज पहली बार है कि आचार्य जी का व्याख्यान हो रहा है और सांद्रा जी नहीं जुड़ी हैं। हालांकि सांद्रा जी मुझे मैसेज करके बता दी थी कि उनका कोई दूसरा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए वो नहीं जुड़ पाई हैं और अभी सांद्रा जी की आवास उपस्थिति हो गई है। जी हाँ जी, धन्यवाद। जी सांद्रा जी, आप सभी को नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी की सक्रियता, आभासी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सर्वेशाम मंगलम की भावना के साथ आज के ज्ञान अनुष्ठान को यहीं पर हम विराम देते हैं और अगले बुधवार को 5 अगस्त को हम लोग फिर शाम 6 बजे मिलेंगे एक नए विषय, नए वक्ता के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ध्यान रखें अपना। सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।